हेलो एवरीवन। टुडे इस प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से जो डीएनए होता है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हम कर चुके हैं गिवन बाय महर्षि वर्चेज दैट डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, न कि प्रोटीन होता है। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत आरएनए के बारे में, आरएनए वर्ल्ड एंड सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड टेनिमिज्म्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ये चारों टॉपिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद चारों टॉपिक्स हम इस आज की क्लासेज में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करते हैं आरएनए वर्ल्ड। जैसे डीएनए होता है उसी प्रकार जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए भी होता है। सम वायरसेस में, तो प्लांट वायरसेस में मेन जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए का मेन काम क्या होता है? आरएनए ही मीडिएटर होता है। डीएनए से क्या बनता है? डायरेक्टली बाय ट्रांसक्रिप्शन क्या बनता है? एमआरएनए। और एमआरएनए से क्या बनता है? लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है बाय ट्रांसलेशन इज प्रोटीन। एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होता है? प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए का बनना इज प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये लास्ट प्रोडक्ट प्रोटीन बनता है, वो एमआरएनए क्या करता है? बीच का एक कंडक्टर, एक बीच तरह का एक मीडिएटर का काम करता है। तो इसी प्रकार एमआरएनए वर्ल्ड में एमआरएनए ही में सबसे शुरुआत में बताया था कि एमआरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरासिल नामक नाइट्रोजनी बेसिस पाया जाता है। यानी इसी आरएनए में की बात करते हैं, आरएनए वर्ल्ड में इन थायमिन की जगह इसमें क्या मिलता है? थायमिन की जगह यूरासिल मिलता है। ये थायमिन नहीं पाया जाता, यूरासिल नामक नाइट्रोजनी बेसिस पाया जाता है। ये ही इस नाइट्रोजन बेसिस इसमें होता है। आरएनए 3 प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। 3 प्रकार का आरएनए पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ द आरएनए इन ऑर्गेनिजम्स 3 टाइप्स, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए 2 से 5% तक प्रेजेंट होता है टोटल आरएनए का। टीआरएनए 15%, आरआरएनए 70%। यानी मोस्टली जो आरएनए का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है? आरआरएनए। वो सबसे मैक्सिमम मात्रा में स्टेबल टाइप होता है। विच टाइप ऑफ आरएनए इज मोर स्टेबल? आरआरएनए इज मोर स्टेबल टाइप ऑफ आरआरएनए। कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर द टाइप्स ऑफ आरएनए। तो इस आरएनए में जो आरआरएनए है वो इज मोर स्टेबल एंड सबसे मैक्सिमम क्वांटिटी में पाया जाता है। वो 70% क्वांटिटी किसकी है? आरआरएनए की है। 70% होता है कंपोनेंट होता है इसका। मेनली आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोम का कंटेंट होता है। राइबोसोम जो पाए जाते हैं, स्मॉल यूनिट, बिग यूनिट जो पाई जाती है, उसका जो कंटेंट मेन जो होता है वो आरआरएनए ही पाया जाता है। दूसरा इसमें इसका जो मेन फंक्शन होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। उसका मेन कंपोनेंट 70-80% न्यूक्लियोलस जो होता है उसी का बना होता है। किसका? आरआरएनए का। इसको राइबोसोम्स, जिसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स कहते हैं, इसका फॉर्मेशन भी आरआरएनए के द्वारा ही किया जाता है। इसके कई सबस्टेंस पाए जाते हैं, 28, 18S एंड 1.18, 16S। ये इसके टाइप होते हैं। इतना हमको अंदर गहराई में नहीं जाना। अब दूसरा है टीआरएनए। ये 15% पाया जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अमीनो एसिड को पकड़ के लाता है एमआरएनए तक। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, वो उसमें एमआरएनए से प्रोटीन बनती है। तो उस प्रोटीन बनने के दौरान की इसका काम है ब्रिंग अमीनो एसिड को लाता है और एमआरएनए के साथ, ताकि प्रोटीन सिंथेसिस का हो सके। एमआरएनए पाया जाता है, वो ट्रांसक्रिप्टाइड होता है। किसके द्वारा? डीएनए के। डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो ट्रांसक्रिप्टाइड होता है। यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो डीएनए से किस में जाती है? एमआरएनए में जाती है। और एमआरएनए ही मेन प्रोडक्ट के रूप में बाद में प्रोटीन बनाती है। कहने का अर्थ है डीएनए से एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो ये आरएनए के बारे में, आरएनए इज द सिंगल स्ट्रैंड होता है। मोस्टली इसको क्लोर लीफ मेडल दिया गया है, इसके द्वारा एक्सप्लेन हम नेक्स्ट जो भी इसका टॉपिक है उसमें पढ़ाएंगे। अब इसमें है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ
मोलिकुलर बायोलॉजी का इसमें देखिए दिया गया सबसे पहले क्या है, किसको कहते हैं, सेंट्रल डॉगमा ऑफ ए मोलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी, डीएनए होता है, डीएनए से फॉर्मेशन होना एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन, विच इज प्रोसेस कैटलाइज्ड बाय ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम के द्वारा एमआरएनए फॉर्मेशन, एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन का बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। दिस स्टेप इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यानी डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण करना, ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा ऑफ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हमने यहाँ पर देखा कि जो डीएनए से क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन दूसरी कुछ वायरसेस में ये देखा गया कि एमआरएनए से भी डीएनए बनता है, उल्टा रिवर्स, एमआरएनए से क्या बन रहा है, डीएनए, एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी ट्रांसक्रिप्शन से रिवर्स प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसका एक यूनिक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं टिमिनिज्म, यानी एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड टिमिनिज्म। टिमिनिज्म किसको बोलते हैं, एमआरएनए से डीएनए का बनना, और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं, लेकिन इसका यूनिक नेम क्या है, टिमिनिज्म। अब इस टिमिनिज्म जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को जो एंजाइम कैटलिट करता है उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है, जिससे डीएनए का प्रोसेस होता है। ये कुछ वायरसेस में देखी गई, ऑब्जर्व की गई, और जिसको टिमिनिज्म नाम दिया गया। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन मतलब जैसे कोई भी मटेरियल है, कोई भी उसकी नंबर ऑफ द संख्या बढ़ाना, जैसे डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। फॉर्मेशन ऑफ द जीरोक्स कॉपी ऑफ डीएनए इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। लेकिन वो जीरोक्स कॉपी तैयार नहीं होती डीएनए की रेप्लिकेशन के द्वारा, उसको हम अभी देखते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन डीएनए में किस प्रकार से होता है, रेप्लिकेशन की नेचर कैसी होती है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर होती है। रेप्लिकेशन देखते हैं अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए का रेप्लिकेशन किस प्रकार से होता है, क्या उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस क्या है। सबसे पहले रेप्लिकेशन जो होता है, उस रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम काम आते हैं। जैसे एंजाइम इसमें कौन सा काम आता है डीएनए रेप्लिकेशन में, प्राइमर, टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज एंड डी। ये जो एनर्जी न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, टीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। यानी डीएटीपी मीन्स डी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डी एडिनोसिन गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं पॉलीमराइजेशन के लिए। ये एनर्जी का प्रोवाइड का पॉलीमराइज कहते हैं। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमेशा 5 days to 3 days होता है। यानी डीएनए का जो रेप्लिकेशन का इनिशिएट होगा 5 days to 3 days होगा। इस ही डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन की इनिशिएट कैसे होता है, सबसे पहले शुरुआत से हम इनिशिएट करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन दोनों स्टेज होते हैं 5 days 3 days। जैसे हम डायग्रामेटिकली इसको बनाना चाहें 5 days 3 days एंड 5 days 3 days दोनों डायरेक्शन में डीएनए होता है। इस प्रकार का डीएनए होता है 5 days 3 days 3 days 5 days। जैसे रेप्लिकेशन का इनिशिएट होता है, पहली की अवस्था है, उसके बाद डीएनए में हेलिकेज एंजाइम, कौन सा
हेलिकेज एंजाइम इज द ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फाउंड टू स्ट्रैंड, यानी हेलिकेज एंजाइम होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के मध्य पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिससे डीएनए क्या हो जाता है, अनकॉइल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं और वाई शेप बन जाती है डीएनए की। कैसे? वाई शेप। ये वाई शेप उल्टी वाई शेप बन गई, जिससे डीएनए वाई शेप का होगा, जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फ्रॉक। किसकी तैयार होगी? रेप्लिकेशन फ्रॉक तैयार होगी। इस फ्रॉक में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? अब रेप्लिकेशन फ्रॉक जैसे ही यहां पर रेप्लिकेशन फ्रॉक बनना शुरू हो जाती है, तो 5 डेज से 3 डेज में डीएनए प्राइमर की मदद से न्यूक्लियोटाइड सीरियली यहाँ पर ऐड होना इनिशिएट कर देते हैं, ऐड होना शुरुआत कर देते हैं 5 डेज टू 3 डेज। इस स्ट्रैंड पर न्यूक्लियोटाइड का ऐड होना कैसे होता है? कंटिन्यूअसली होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर डीएनए को जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो कंटिन्यूअसली ऐड होते चले जाते हैं और डीएनए का पूरा स्ट्रैंड लगभग तैयार हो जाता है। और डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं उसके लिए एनर्जी कौन तैयार करता है? डीएटीपी, डीजीटीपी एंड डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। A means adenine, G means guanosine, D adenosine triphosphate, D guanosine triphosphate, D cytosine triphosphate, D thymine triphosphate। ये पॉलीमराइजेशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? अब जैसे इस स्ट्रैंड पर जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं वो एक कंटिन्यूसली न जुड़कर कैसे जुड़ते हैं, यानी 3 डेज से 5 डेज में जो डीएनए स्ट्रैंड जो जुड़ते हैं, डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं न्यूली स्ट्रैंड में, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं वो एकदम से कंटिन्यूस में जुड़कर अलग अलग टुकड़ों में जुड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर हम छोटे छोटे टुकड़ों में, उस टुकड़ों को बाद में लाइगेज एंजाइम के द्वारा उनको ऐड कर दिया जाता है। कौन सा एंजाइम कहा जाता है? लाइगेज। जो दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में क्लोजेस्ट न्यूक्लियोटाइड है उनको ऐड कौन करता है? लाइगेज एंजाइम। और एक बाद में जोड़ने के बाद ये टुकड़े क्या कहलाते हैं? जो फ्रेगमेंट कहलाते हैं, ओकाज़की फ्रेगमेंट। इनकी डिस्कवरी ओकाज़की नामक साइंटिस्ट के द्वारा की गई थी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ओकाज़की फ्रेगमेंट। ओकाज़की और उसके बाद में लाइगेज नामक एंजाइम की हेल्प से इनको ऐड कर लिया जाता है। दोनों डायरेक्शन में डीएनए के न्यूली स्ट्रैंड ब्रेक बनकर तैयार हो गए हैं और दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन गए हैं। इधर 5 डेज टू 3 डेज में कौन सा डायरेक्शन? एंटी पैरेलल स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हुआ है। 3 डेज टू 5 डेज, 3 डेज से 5 डेज में क्या हुआ? 5 डेज से 3 डेज। ये कंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, ये लैगिंग स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे डीएनए का फॉर्मेशन का जो स्टार्ट होती है, इसीलिए कोलाई का यदि मेजरमेंट किया गया, इसमें 38 मिनट में 2000 बेस ऐड हो जाते हैं। रेप्लिकेशन की स्पीड का मेजरमेंट किया गया स्तरीय कोलाई में 38 मिनट में कितने? 2000 बेस ऐड हो जाते हैं। इसलिए रेप्लिकेशन का प्रोसेस पूरी हो जाती है। ये डीएनए होता है, ये इसका रेप्लिकेशन, उसके बाद इसमें यहाँ पर अलग हो जाकर अपने पेरेंट डीएनए से डॉटर डीएनए अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है और एक डीएनए से 2 डीएनए तैयार हो गए। उसके बाद ये डीएनए अलग हो जाता है। यहाँ पर 3 डेज 5 डेज, ये बनेगा 5 डेज 3 डेज 5 डेज 3 डेज। अंदर वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूली स्ट्रैंड होते हैं और पहले वाले जो स्ट्रैंड होते हैं वो क्या होते हैं? ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं। यानी डीएनए की नेचर कैसी है? सेमी कंजर्वेटिव। यानी पैराटल, एक डीएनए का स्ट्रैंड हमें पैराटल मिला है और एक न्यूली फॉर्म्ड होता है, इसलिए डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर कहलाता है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है? सेमी कंजर्वेटिव, जिसमें एक स्ट्रैंड क्या होता है?
एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए से प्राप्त होता है, पेरेंटल डीएनए के हूबहू ऐसा कैसा होता है, दूसरा स्ट्रैंड न्यूली फॉर्म होता है, यानी आधा डीएनए ओल्ड आधा डीएनए न्यूली फॉर्म, देन वी कॉल डीएनए रेप्लिकेशन इज प्रोसेस इज सेमी कंजर्वेटिव, डिस्कवर्ड बाय मेल्सन्स एंड स्टोहन नामक साइंटिस्ट, एंड दे विल प्रूव इट द डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर नेट नोट ए इक्वल टू द पेरेंटल डीएनए, यानी डीएनए कैसा होता है, जो जैसे डॉटर सेल्स में जो डीएनए बनता है एस फेज में, यानी पेरेंटल डीएनए से पेरेंटल सेल्स हैं जो जैसे कोई भी सेल्स होती है वो डिवाइड होती है, उसके एस फेज में जो डीएनए बनता है डॉटर सेल्स में जाने के लिए, वो डीएनए आधा डीएनए अपने पेरेंटल सेल के डीएनए के समान होता है और आधा नया बनता है, यानी दोनों स्ट्रैंड में एक स्ट्रैंड ओल्ड एक न्यू होता है। देन भी इसीलिए डीएनए कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, आधा नया आधा पुराना। अब ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, और ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट क्या है, कैसे डीएनए से एमआरएनए बनता है। ओके, गुड बाय।